हम चर्चा कर रहे हैं दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। आपने अगर मेरा YouTube चैनल पहले देखा होगा तो उस पर यह फॉर्मूला मौजूद है, लेकिन वो अवतल दर्पण के लिए स्थापित किया गया है। और एक श्रोता या दर्शक का मेरे लिए मैसेज आया था कि सर इसको आप उत्तल दर्पण के लिए भी स्थापित कर दें, तो उनकी मांग पर मैं इसको उत्तल दर्पण के लिए स्थापित करके आपको बता रहा हूँ। आप इसको देखिए बिना स्किप किए हुए, और अब समय बचे इसलिए मैं कागज़ पर स्केच की सहायता से इसको आपको स्थापित करके दिखा रहे हैं। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, और फिर भी कोई समस्या हो तो अपने कमेंट के माध्यम से और अपने बहुमूल्य सुझावों के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। तो आप देखिए वीडियो। आपके स्क्रीन पर एक उत्तल दर्पण आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसकी उभरी हुई सतह चमकदार है, अर्थात वो परावर्तक तल के रूप में कार्य कर रही है, और ये इस पर किसी पदार्थ का लेप जैसे सिल्वर नाइट्रेट का लेप हुआ होता है, तो ये इसकी अपारदर्शी भाग है। तो अब देखिए ये इसका मुख्य अक्ष है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता केंद्र सी है, क्योंकि जानते हैं ये जो उत्तल दर्पण है किसी गोले का गोलीय भाग है, और उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ये इसकी फोकल पॉइंट है, मैंने मान लिया है। अब मैं मान लेता हूँ इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी बिल्कुल सीधी रखी हुई है, लंबवत ऊपर की ओर रखी हुई है। अब इसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि दो किरणें मिलनी चाहिए या मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए। तो मान लेता हूँ एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो देखिए मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर एक प्रकाश किरण में खींच देता हूँ, तो देखिए ये प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आई। अब हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण या तो फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो अब देखिए यहाँ तो रास्ता बंद है, इधर तो आ नहीं सकती। तो अब ये प्रकाश किरण जैसे ही इस बिंदु ए पर, ये सॉरी ए नहीं, इसको के मान लेता हूँ, के बिंदु पर आपतित होगी, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होगी। तो मान लेता हूँ ये बिल्कुल परावर्तित, जैसे ही टकराती है और ये परावर्तित हो जाती है इस दिशा में, ठीक है, तो ये परावर्तित किरण हो गई। अब यहाँ अगर कोई प्रेक्षक होगा तो उसको ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से होकर। तो इसको मैं अगर बैक बढ़ाऊँ डॉट डॉट करके, तो ये फोकस से हुई आती हुई प्रतीत होगी। तो थोड़ा सा मैंने तिरछा कर दिया है, हमने इसको इस तरह से करें, इस तरह से कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो। तो ये कहाँ से आ रही है भाई, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, डॉट डॉट करके मैंने इसको पीछे बढ़ा दिया। तो एक किरण आ गई भाई। अब दूसरी किरण प्रकाश केंद्र पर लाइए। अब देखिए प्रकाश केंद्र नहीं, सॉरी, प्रकाश केंद्र तो इसका ये पी होता है अब, या इसका ध्रुव होता है, प्रकाश केंद्र पर नहीं, इसके वक्रता केंद्र पर लाइए। तो वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरण हम जानते हैं वो बिना विचलित हुए बिल्कुल वापस उसी पथ से लौट जाती है, जैसे ही टकराती है और वापस लौट जाती है। तो देखिए ये वक्रता केंद्र है भाई, और एक किरण यहाँ आएगी। तो आप सोचिए जैसे ही ये प्रकाश किरण, अब थोड़ा सा आपको स्क्रीन पर देखने में समस्या नहीं होनी चाहिए, और ये प्रकाश किरण आई भाई, तो यहाँ ही, क्योंकि ये बिल्कुल सीध में वक्रता केंद्र के सीध में आ रही है, और टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पर यहाँ के प्रेक्षक को लगेगा कैसे कि ये कहाँ से टकरा कर वापस आ रही है, वक्रता केंद्र से, तो ये सी से, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से लौट जाएगी, इस तरह से गई बीसी दिशा में, और इस तरह से ये लौट गई। तो अब देखिए दोनों प्रकाश किरणें कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इस बिंदु पर। तो यहाँ वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब के लिए मैं कलर दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो देखिए ये प्रतिबिंब है, ठीक है, तो इसको क्या नाम दे देता हूँ, ए डैश और ये बी डैश। तो आपने देख लिया इस उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु ए बी का सीधा और आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है। अब हम इस उत्तल दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। तो अब देखिए भाई, आप दो त्रिभुज देख रहे होंगे। चलो मैं स्केच पेन बदल लेता हूँ इसके लिए, और चलो हाँ ये बेटर रहेगा। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज और ए डैश बी डैश सी,
ए डैश बी डैश सी में। देखिए दो त्रिभुजों को मुझे समरूप सिद्ध करना है और समरूप सिद्ध करने के लिए आप जानते हैं किसी त्रिभुज के दो कोणों को बराबर सिद्ध कर दीजिए, तीसरा स्वतः ही बराबर हो जाता है। और अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो एंगल वाली जो आपकी प्रमेय है, समरूपता प्रमेय, उसके आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो देखिए इसमें ये एंगल 90 का है और इसका ये एंगल 90 का है, तो कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी, दोनों क्या है, समकोण हैं। आप लिख देंगे इसी तरह से कि दोनों समकोण हैं। और कौन सा कोण बराबर है भाई, आप देखिए ये कोण आप देख रहे हैं ना, ये कोण और ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा कोण लिखूं भाई मैं, या फिर ऐसा कर देते हैं सी एंगल, ये नहीं सॉरी इसमें ये बन नहीं रहा है, ये कोण जो सी है दोनों का ओबेनिस्ट है। तो कौन सा कोण, बी सी ए, तो कोण बी सी ए बराबर कोण बी डैश सी ए डैश, ये क्या है, ओवेनिस्ट है। सी बिंदु पर बनने वाला जो कोण है वो दोनों त्रिभुजों के लिए ओवेनिस्ट है, इसलिए त्रिभुज अब ए समरूपता प्रमेय से मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी सी ट्राइंगल और ए डैश बी डैश जो ट्राइंगल है वो दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसके लिए कि इसका लंब बटे इसका लंब, अर्थात ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार, और आधार कहाँ से कहाँ तक है भाई, ए से लेकर सी तक, तो ए सी बटे इसका आधार ए डैश बी डैश सी जो त्रिभुज है इसका आधार, और इसका आधार कहाँ से कहाँ तक है, ए डैश सी। ये बात आई ना समझ में कि दो त्रिभुज समरूप कौन कौन से हैं भाई, ए बी और सी, ये बड़ा त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज इसके समरूप कौन सा है, बी डैश ए डैश सी, ये समरूप हैं। तो इसका लंब अर्थात ए बी बटे ए डैश बी बराबर इसका आधार कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके सी तक, तो ए सी बटे इस त्रिभुज का आधार, और इसका आधार क्या है, ए डैश सी। ये बात समझ में आ गई ना। तो ये समीकरण 1 हुआ। अब देखिए भाई, अब एक त्रिभुज और लीजिए जो समरूप हमें करने, ठीक है, एक जोड़ा और लेना है। तो अब मैं क्या करता हूं भाई, देखिए के से और इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देता हूं, इस तरह से एक लंब डाल देता हूं डॉट डॉट करके इस तरह से, और इसको मैं नाम दे देता हूं एल। चलिए तो आप देखिए अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज देखिए, तो अब त्रिभुज के एल एफ, ध्यान रखना कौन सा, के एल एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में कौन कौन से कोण बराबर हैं। देखिए एल बिंदु पर ये कोण बनने वाला, ये 90 का और ये भी 90 का, तो कोण के एल एफ बराबर कोण बी डैश ए डैश एफ, समकोण है दोनों, ठीक है, दोनों समकोण हैं। फिर कौन सा कोण बराबर है इसमें, देखिए ध्यान रखिए त्रिभुज कौन सा लिख रहे हैं, के एल एफ और बी डैश ए डैश एफ। तो देखिए इसमें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल शीर्षाभिमुख कोण है ना, बराबर है। या फिर आप ये देख लीजिए, इसको भी क्यों लेते हैं, नहीं फिर मैं बार बार फिर गलती कर रहा हूं, ये एंगल कौन सा, एफ बिंदु पर बनने वाला जो एंगल है वो बराबर है दोनों के लिए, ओबेनिस्ट है। कौन सा, के एफ एल, के एफ एल बराबर एंगल बी डैश एफ ए डैश, तो ये क्या है, ओवेनिस्ट है, ठीक है। और अब दोनों त्रिभुजों का दो कोण बराबर हो गए भाई, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं कि त्रिभुज के एल एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका लंब अर्थात के एल बटे इसका लंब ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार क्या होगा, एल एफ बटे, चींटी आ गई भाई इसको हटा रहा हूँ, और ये ए डैश एफ। अब एक बात आप चित्र से देख रहे होंगे ध्यान से,
कौन सी बात, ध्यान से देखिए आप, कि के एल और ए बी की लंबाई बराबर है। तो आप चित्र से क्या कह सकते हैं भाई कि के एल की जो लंबाई है वो ए बी के बराबर है। और जब के एल और ए बी की लंबाई बराबर है तो मैं के एल के स्थान पर ए बी लिख सकता हूं ना भाई। तब क्या हो जाएगा भाई, इस समीकरण को दोबारा से लिख दीजिए, के एल के स्थान पर ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एल एफ बटे ए डैश एफ, और ये समीकरण 2 हुआ। तो आप अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, ठीक है। समीकरण 1 में देखिए आप ए बी बटे ए डैश बी डैश, समीकरण 2 में देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश। तो दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए दोनों समीकरणों की राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, ये भाई नियम कहता है। तो समीकरण 1 और 2 से मैं क्या कह सकता हूं, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकता हूं कि इसकी राइट हैंड साइड समीकरण 1 की ए सी बटे ए डैश सी विल बी इक्वल टू एल एफ बटे ए डैश एफ, ठीक है भाई। ये समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, अब हमें जाना पड़ेगा साइन कन्वेंशन अर्थात चिन्ह प्रॉपर्टी। और चिन्ह प्रॉपर्टी क्या कहती है आप जानते हैं अच्छी तरह से कि किसी भी दर्पण के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी का जो पहला सूत्र है कि समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। दूसरा, आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरियां धनात्मक होती हैं, जबकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो आप देखिए इस चित्र में ध्रुव ये है, तो समस्त दूरियां पी से नापी जाएंगी, ठीक है। और पी ए दिशा में अर्थात अगर दाएं से बाएं तरफ चलेंगे तो वो आपतित किरण की विपरीत दिशा हुई, आपतित किरण बाएं से दाएं जा रही है और हम चल रहे हैं दाएं से बाएं, तो ये जो दिशा होगी वो नेगेटिव होगी। और आपतित किरण की दिशा में अर्थात पी बिंदु से अगर हम दाईं तरफ जाएंगे, इधर पी से इधर जाएंगे तो वो आपतित किरण की दिशा होगी। अतः इस दिशा में अर्थात पी बिंदु से बाएं से दाएं जाने पर समस्त दूरियां धनात्मक मानी जाएंगी। तो अब दूसरी बात और सुन लीजिए, ये जो भी सूत्र आप स्थापित कर रहे हैं, चाहे लेंस के लिए स्थापित करें चाहे दर्पण के लिए स्थापित करें, वो ये मानकर चला जाता है कि दर्पण और लेंस सभी छोटे हैं, अर्थात थिन लेंस और थिन मिरर के लिए ये सूत्र स्थापित किए जाते हैं। अगर ये बहुत छोटा होता, आप सोचिए ये बहुत छोटा होता तो इसकी आकृति इस तरह से होती, ये बहुत छोटा होता, तो अगर छोटा होता तो इसकी वक्रता भी बहुत कम होती। अगर ये दर्पण बहुत छोटा होता, आप सोचिए इतना सा होता, यहाँ तक होता, तो क्या के एल जो मैंने लंब डाला है आप लंब डाल लेते? नहीं डाल लेते, है ना, नहीं डाल पाते। तो उस स्थिति में क्या होता, ये एल बिंदु कहाँ होता, पी पर होता। तो छोटे दर्पण के लिए पी और एल एक ही बिंदु पर होते, अर्थात उस समय वक्रता बहुत कम होती। तो इस बात को मैं लिख देता हूं भाई, छोटे दर्पण के लिए P व L कैसे होते, संपाती होते, एक ही जगह होते, ठीक है। और दूरियां P से नापिए चाहे L से नापिए बराबर होती। अब चलो बात आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम आते हैं भाई अगली बात पर। अगली बात क्या है कि अब वस्तु की दूरी, सबसे पहले हम संबंध दर्पण सूत्र में स्थापित क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी में संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, अर्थात यू वी एफ में हम संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं। क्योंकि यू का मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, वी का मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और एफ का मतलब दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। तो अब देखिए वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, तो देखिए समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। कैमरामैन और परेशान हो रहे हैं क्योंकि वापस उनको फोकस कहाँ करना पड़ रहा है, दर्पण पर। तो देखिए दर्पण P, ठीक है, क्योंकि ध्रुव से नापी जाएगी और वस्तु क्या है हमारी AB, तो PA। तो अब यहीं देखकर बताइए PA चूंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में है इसलिए PA को हम -u से व्यक्त करेंगे भाई। इसी तरह प्रतिबिंब की दूरी आगे ही लिख देता हूं भाई, कॉमा लगा के आप नीचे लिखना। तो प्रतिबिंब की दूरी
प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है, ठीक है। तो ध्रुव से अर्थात पी ए डैश और ये क्या होगा, वी क्या मानी जाएगी, धनात्मक, क्योंकि पी से हम इधर जा रहे हैं और ये आपतित किरण की दिशा है इसलिए धनात्मक मानी जाएगी। तो पी ए डैश बराबर मैं वी लिख देता हूं। अब फोकस दूरी क्या है, पी एफ है भाई। ध्रुव से और मुख्य फोकस की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो पी एफ, तो फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, और पी एफ चूंकि बाएं से दाएं जा रहे हैं, आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं, इसलिए एफ विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो इन चीजों का हम प्रयोग करके अब वापस समीकरण कहाँ आ जाते हैं, हम 3 में आ जाते हैं। तो देखिए ए सी, अब ए सी भी क्या है, अब ए सी में हमारे जो कैमरा मैन है मोनू, उनसे अनुरोध करूंगा कि वापस इस चित्र को ढंग से दिखाएं। देखिए ए सी, समीकरण 3 में ए सी आ रहा है, तो ए सी को हम 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि यू बी एफ आ जाए। तो देखिए कैसे तोड़ सकते हैं ए सी को, ए पी प्लस पी सी। तो ए सी के स्थान पर क्या लिख दूं मैं, पी ए प्लस पी सी, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण 3 पर आ जाइए, ए सी के स्थान पर क्या लिख दूं मैं, क्या लिख रहा हूं भाई मैं, पी ए प्लस पी सी बटे ए डैश सी। और ए डैश सी क्या है भाई, देखिए ए डैश सी। अब ए डैश सी भी अब ऊपर थोड़ा सा कैमरा ऐसी इस तरह से कर लें कि ये पूरा जो मैंने लिखा है वो आ जाए, जिससे क्योंकि मैं पूरी चीजें इसी तरह से समझाऊंगा। अब देखिए ए डैश सी है समीकरण 3 में, ए डैश सी क्या इनमें है, पी ए है, पी ए डैश है और पी एफ है। इसका मतलब इसको भी तोड़ना है। तो देखिए ए डैश सी को कैसे तोड़ सकता हूं मैं, पी सी माइनस पी ए डैश। तो पी सी माइनस पी ए डैश बराबर एल एफ। एल एफ, अब देखिए एल एफ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर। मैंने बताया ना कि छोटा अगर दर्पण होता तो पी और एल संपाती होती है। तो एल एफ के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, पी एफ, क्योंकि एल एफ कहें चाहे पी एफ कहें वो दूरी बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो एल एफ के स्थान पर मैं क्या लिख देता हूं, पी एफ बटे ए डैश एफ, ठीक है। ए डैश एफ ये है, तो ए डैश एफ को भी कैसे लिख सकता हूं मैं, पी एफ माइनस पी ए डैश, क्योंकि ए डैश एफ भी काम में नहीं आएगी। तो कैसे लिखेंगे ए डैश एफ को, पी एफ माइनस पी ए डैश। तो देखिए क्या लिख सकता हूं, पी एफ माइनस पी ए डैश। अब इनके मानों को रख दीजिए। देखिए मैं वैसे भी लिख देता हूं, लाल पेन से लिख देता हूं, चलो। देखिए पी ए ये वस्तु की दूरी है, इसको माइनस यू से व्यक्त करेंगे, ठीक है। पी से ए डैश की दूरी, ये दूरी क्या कहलाएगी, वी। पी से और ए डैश अर्थात ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी किस से व्यक्त किया जाता है, वी से। तो यू हो गया, वी हो गया। और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, ये जो दूरी है ये एफ कहलाएगी, यहाँ तक एफ तक। और आप जानते हैं पी सी, एक अलग इसके का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा, कौन सा, इसका कर लेता हूं। तो पी से लेकर और सी तक, तो देखिए ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। हम जानते हैं ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है, ठीक है। तो पी सी जहां लिखा हुआ मिले आपको आर लिख दीजिए। तो सीधी सी बात है, पी ए के स्थान पर माइनस यू, पी ए डैश के स्थान पर आप वी लिखेंगे, पी एफ के स्थान पर आप स्मॉल एफ लिखेंगे, और पी सी जहां आपको मिल जाए वहां कैपिटल आर लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए वापस भाई वही जगह पर। तो देखिए पी ए, अब आप लिखिए भाई, आपको कितना याद है, पी ए, और पी ए के स्थान पर मैं क्या लिख देता हूं, माइनस यू, प्लस पी सी, और पी सी के स्थान पर क्या लिख देता हूं, आर, बटे पी सी के स्थान पर फिर आर लिख देता हूं, माइनस पी ए डैश। और पी ए डैश क्या है भाई, वी है। देखिए यहां लिखा हुआ है पी ए डैश बराबर क्या है, वी। तो बराबर पी एफ के स्थान पर एफ लिख देता हूं, बटे पी एफ के स्थान पर फिर एफ, माइनस पी ए डैश के स्थान पर वी लिख देता हूं, क्योंकि पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। अब देखिए भाई, आप जानते हैं कि
आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, हम जानते हैं इस बात को, चूंकि आर बराबर क्या होता है 2f। इससे पहले वाले सूत्र में आप देख चुके हैं कि आर बराबर क्या होता है 2f, तो आर के स्थान पर आप 2f लिख दीजिए। तो देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं, माइनस यू प्लस आर के स्थान पर 2f बटे आर के स्थान पर 2f माइनस वी बराबर f बटे f माइनस वी। अब केवल आसरा किसका है, बचगुणा का। तो देखिए आप नीचे लिखते जाइए, मैं स्पेस बचाने के लिए यहां लिख देता हूं भाई आगे की चीज को। तो देखिए बस गुणा कर रहे हैं, f का इससे गुणा करेंगे, तो देखिए 2f स्क्वायर, f का गुणा 2f से, माइनस v और f का गुणा तो bf बराबर, अब देखिए f का गुणा पहले इन दोनों में कीजिए, फिर माइनस v का गुणा कीजिए। तो देखिए पहले f का गुणा u से, तो माइनस uf, फिर f का गुणा 2f से, तो प्लस 2f स्क्वायर, अब माइनस v का गुणा माइनस u से, तो प्लस के uv, और फिर माइनस v का गुणा f से, तो 2f v, अरे माइनस का होगा सर, है ये थोड़ी सी गलती हो गई, तो माइनस 2, क्योंकि माइनस v का गुणा 2f से करेंगे तो माइनस 2fv। तो देखिए क्या क्या, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो अब क्या बचेगा भाई, तो देखिए यहाँ माइनस के vf और vf ये हैं, इनको इधर उठा लाइए, तो प्लस के 2vf, fv कहें या vf कहें वो एक ही बात है, बराबर देखिए माइनस uf प्लस uv, यही बचा ना भाई। तो अब देखिए यहाँ क्या बच रहा है, 2bf से एक bf गया, तो देखिए bf, ठीक है, और एक और देखिए भाई इस uf को भी इधर ले आइए, तो प्लस uf बराबर इधर को रह जाएगा uv। अब प्रत्येक पद में uvf का भाग दे दीजिए, तो प्रत्येक पद में uvf का भाग देने पर क्या आ जाएगा भाई, देखिए प्रत्येक पद में uvf का भाग देंगे तो bf बटे uvf प्लस uf बटे uvf बराबर uv अपॉन uvf। तो देखिए vf से vf कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा है, 1 बटे u प्लस uf से uf कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच रहा है 1 बटे v बराबर uv से uv कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बटे f। तो यही क्या है भाई, दर्पण सूत्र है। तो आपने देख लिया भाई कि चाहे उत्तल दर्पण के लिए हो चाहे अवतल दर्पण के लिए हो, दर्पण सूत्र समान रहता है, अर्थात फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है वो किसके बराबर होता है, दर्पण से जो वस्तु की दूरी है उसके व्युत्क्रम और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरियों के जो व्युत्क्रम होते हैं उनके योग के बराबर होता है। ठीक है भाई, और ये समीकरण हो गया 4।